चलिए जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम, जैसा हमने बताया था कि बीएफएम का जो डी मॉड्यूल है उसमें तीन चार टॉपिक रह गए हैं आपके, जिसमें से आज एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जो पहले भी किया हुआ है, बट सीआईबी के कुछ कंटेंट उसमें एक्स्ट्रा हैं। और ये टॉपिक यहाँ पर और उसके साथ साथ आपके जो एबीएम का डी मॉड्यूल में भी एक लास्ट में रिस्क वाला है, क्रेडिट रिस्क में कुछ जोड़ा हुआ उन्होंने, उन दोनों को कोरिलेट करते हुए टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक आप, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन क्रेडिट। हाँ, जो रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन का टॉपिक है आपका एबीएम के मॉड्यूल डी में लास्ट में, वहां पर तो कौन सा टॉपिक हो सकता है जो आज हम बीएफएम का कर रहे हैं? आप बताएंगे, थोड़ा आइडिया देंगे वो कौन सा टॉपिक है, कौन सी यूनिट है जो हम आज करेंगे, जो वहां कनेक्ट होगा आपका? क्रेडिट रिस्क। नहीं नहीं, क्रेडिट रिस्क नहीं, कोई नहीं बता पा रहे हैं। अरे, क्या सर, ये आर रीस्ट्रक्चरिंग एंड आर ओ सी क्या? रिहेबिलिटेशन। आर ए आर ओ सी? नहीं नहीं नहीं, टॉपिक है एनपीए। और अच्छा। आपको एक बात बता दें, ये एनपीए का टॉपिक एबीएम, बीएफएम और रिटेल तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर ठीक ठाक आपकी किस्मत रही तो हो सकता है कुल सीआईबी में 12-15 नंबर केवल एनपीए नाम से आ जाएं आपके। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते चले, क्योंकि बच्चों वाला एनपीए नहीं करना है आपने। ठीक है, चलिए। तो इसका टॉपिक का नंबर है, यूनिट नंबर 27, और ये है एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, IRACP, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रोविजनिंग। नहीं, प्रूडेंशियल नहीं, प्रोविजनिंग। ठीक है, और प्रूडेंशियल नॉर्म जो आप बोल रहे हैं वो तो पूरे इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म पूरा बोलते हैं वो तो। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स। एक 10 मिनट का एनपीए का रैपअप लेंगे। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर अगर एनपीए के बारे में देखना तो वो पुराने वाले लेक्चर में आप देखेंगे जो हमने किया कराया था एक दिन जेआईबी का ज्वाइंट। बट अब अभी आपको कनेक्ट कर, यूट्यूब में भी जो लोग आए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ देखिए, देखिए कोई भी अकाउंट की एक डेट आती है जिसका नाम क्या होता है? ड्यू ड्यू डेट। डेट। अगर ड्यू डेट के ईओडी में अगर डिपॉजिट नहीं होता तो उसी दिन, उसी नाइट को उसका नाम क्या रहता है? ओवर ड्यू। ओवर ड्यू। मॉर्निंग में ड्यू, मॉर्निंग में ड्यू, या मॉर्निंग में या रात के 12:01 से ड्यू हो गया हो, आप पूरा दिन है आपके पास रात 12 बजे तक, अगर आपने ईओडी से पहले जमा कर दिया ठीक है, नहीं तो ओवर ड्यू हो गया। तो ये इसका ओवर ड्यू शुरू हो गया। और ये ओवर ड्यू स्टेटस अगर कितने दिन तक चलता है? फॉर मोर देन 90। फॉर 90 डेज तक चलता है। तो उसके नाइट में जो ईओडी होगी उस दिन इस अकाउंट को क्या ब्रांड कर देंगे हम लोग? साल स्टैंडर्ड क्योंकि वो एनपीए। 90 डेज वहां पर उसको उस दिन में रात को पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 91 से होगा ना सर? हाँ, वो बेसिकली देखो, जैसी ईओडी होती है, मिथिलेश कुमार सिंह, सॉरी मिथिलेश कुमार सिंह। सर, आप शुरू के सर 10-15 मिनट के लिए सबका माइक म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए जी, कर देते हैं, क्योंकि रिवीजन है तो आपको पहले से पता है, मैंने माइक म्यूट कर दिया था। ठीक है, चलो। तो हमने बोला कि 90 डेज तक अगर ये पोजीशन रहती है और उस दिन भी वो जमा नहीं करता है तो उसका अकाउंट क्या बन जाता है? एनपीए, यानी ईओडी पर एनपीए बन जाता है। लेकिन आमतौर पर आपको जब सुबह बैंक आके खोलते हैं तो अरे ये तो अकाउंट एनपीए हो गया,
वो एनपीए नाइट को ही हो जाता है। जैसे हमारी क्लोजिंग कब होती है, 31 2020, मतलब जो भी मार्च एंड है, तो इसी दिन पर अगर कोई अकाउंट 90 दिन से क्या चला आ रहा है, ओवरड्यू चला रहा है, तो उसको रात को ईओडी में नहीं उसने जमा किया, तो हम मान लेते हैं वो 90 प्लस हो गया। मींस मॉर्निंग में उस अकाउंट में क्या ब्रांडिंग हो जाएगी, एनपीए, और उसके पास एक मौका है कि इस दिन भी जमा कर दे, तो ईओडी से पहले जमा कर दे तो भी वो एनपीए से बाहर आ सकता है। ठीक है, आगे तो मौका है। तो ये जो 90 डेज जैसे ही पूरे होते हैं, वो अगला दिन जो होता है उसको 90 प्लस बोलते हैं, वो एनपीए होता है। और एनपीए अकाउंट जब भी होता है तो उसकी कितनी कैटेगरी होती है, बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। तो डाउटफुल में अगेन 3 कैटेगरी होती है उसकी, कौन सी, D1, D2 और D3। तो अब बात करते हैं, मान लिया कोई अकाउंट 31 जनवरी 2022 को, क्या है ये, मान लिया सब स्टैंडर्ड आपने रात को डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, अपनी बैलेंस शीट में बता दिया कि भैया ये अकाउंट एनपीए है। तो 31 जनवरी 23 को इसको आपको क्या मार्क करना पड़ेगा, D1। 31 जनवरी 2024 को क्या करना पड़ेगा, D2। और 31 जनवरी 2026 को इसको क्या करना पड़ेगा, D3। और ये D3 चलता रहेगा, और D3 का मतलब होता है मोर देन 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर जो होता है, तो D3 मोर देन 3 ईयर, ठीक है, मोर देन 3 ईयर डी वाली कैटेगरी में। तो डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर, क्यों, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3 ईयर है, और इस दिन में आप मोर देन 3 ईयर में कैटेगराइज करें। और ओवरऑल देखें तो कोई भी अकाउंट D3 में आने से पहले कितने साल गुजारता है, 4 ईयर। 1 ईयर यहाँ का, इस डिस्टेंस का, 1 ईयर यहाँ का, और 2 ईयर यहाँ का, ठीक है। तो इसी को ईयर को कभी कभी इस तरह भी लिख दिया जाता है, ठीक है। और लॉस में जाने के लिए कोई ईयर का क्राइटेरिया नहीं है, अगर उसकी सिक्योरिटी लेस देन 10%, उसकी उस लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी लेस देन 10% है, तो वो कैटेगरी आ जाती है हमारी लॉस की, ठीक हो गया। तो यहां पर हो गया लॉस अकाउंट। और एक चीज हमें समझना है पहले, और समझना क्या है कि जो हमारा, हमें समझना है कि जो हमारा एनपीए अकाउंट नहीं हुआ अभी, बट क्या हो गया, ओवरड्यू। ओवरड्यू कोई भी अकाउंट हुआ 1 से लेके 30 डेज तक अगर ओवरड्यू है तो उसका नाम SMA0। 31 से लेके 60 डेज तक है SMA1। 61 से 90 डेज तक है SMA2। और जैसे ही वो इससे आगे जाएगा तो एनपीए का सिलसिला चालू हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। अब एक क्वेश्चन आता है कि लॉस के बाद कहाँ जाएगा। आमतौर पर बैंकों में प्रैक्टिस है, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई अकाउंट लॉस कैटेगराइज चल रहा है तो बैंक क्या करते हैं, उस अकाउंट को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उसको बैंक को पहले से ही उस पर कितना प्रोविजन करना पड़ता है, 100%। तो वो तो प्रॉफिट से पहले ही निकाल के रख लिया उसने, तो उन्होंने कहता है हटाओ इसको, बैलेंस शीट से हटाओ, तो उससे उतना लोन खराब बैलेंस शीट से हट जाता है, तो उससे एनपीए क्या हो जाते हैं, उसके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका राइट ऑफ करने का एक प्रोसीजर। एक क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे, राइट ऑफ जब किया जाता है तो बैंक में कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है, चार्जेज वाला, या इसको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं P&L डेबिट किया जाता है, ठीक है। चार्जेज अकाउंट डेबिट करके हम लोग करते हैं। तो ये तो कैटेगराइजेशन की बात आई थी। अब बात हम करते हैं थोड़ी सी प्रोविजनिंग की, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस बेस के बाद आगे बढ़ेगा प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग में सबसे पहली बात है, स्टैंडर्ड अकाउंट में भी होती है और एनपीए अकाउंट में भी होती है, ठीक है। एनपीए में पहला होता है सब स्टैंडर्ड, और फिर होता है
डाउटफुल में D1, D2 और D3, और उसके बाद आता है आपका लॉस। और कोई भी जब हम वो करते हैं कैटेगराइजेशन, तो कैटेगराइजेशन में इसने दो चीजें बता रखी हैं कि हमारा अकाउंट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड पे बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, कौन सा वाला, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट में प्रोविजनिंग की रेट 0.25, 0.4, 0.75, 1 और 2 होते हैं। कितने परसेंट की स्टैंडर्ड अकाउंट प्रोविजनिंग होती है? एग्री और गवर्नमेंट स्कीम के जो लोन्स होते हैं उनको उन्होंने रखा है 0.25 पे। और ये जो दो ग्रुप है, इस दो ग्रुप में CRE, कॉमर्शियल रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल, ठीक है, और ये है टीजर लोन। टीजर लोन वो होते हैं जिसमें इनिशियल पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखा जाता है, लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद उसको नॉर्मल रेट पे ले आया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि 4% किस में लागू होगा। तो रेस्ट जो भी लोन बचे, जैसे मान लिया आपने व्हीकल लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, वो सब इसमें आ गए। रेस्ट सारे जो होंगे रेस्ट लोन्स आते हैं 0.4% की कैटेगरी में। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो बाकी कैटेगरी है उसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सिक्योर्ड में पहले बात करें तो सब स्टैंडर्ड पे 15% और 25%। ठीक है, D1 में बात करें 25%, D2 में बात करें 40%, D3 में बात करें 100%, अनसिक्योर्ड में कंप्लीटली इसका 100% है सब में। ठीक है, और लॉस में भी 100%। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये पूरा 100%। देखो ये प्रोविजनिंग आ गई, बट ये प्रोविजनिंग आपको याद तो करनी है। लेकिन आज इस टॉपिक में आपके लिए, JIB के लिए नहीं, आपके लिए एक एडिशन है। क्या एडिशन है मैं लिख रहा हूं, और हो सकता है आप में से 80% लोगों ने ये शब्द नहीं सुना होगा, एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो रेट दिए हैं प्रोविजन के, इससे भी ज्यादा करना, इससे भी ज्यादा करना। कब? अगर आपने 5 करोड़ से मोर NPO को SMA रिपोर्टेड नहीं करी, नॉट रिपोर्टेड, मतलब 5 करोड़ से बड़े अकाउंट को आपने बताया नहीं कि ये SMA 0 में चल रहा है, तो आपको ये जो ऊपर के रेट हैं इनकी प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इस बात को लेके आपको कुछ कहना है तो कहिए, क्योंकि कई बार आप लोग पूछते हैं कि बुक में तो इतना लिखा हुआ है। बोलिए। अगर बुक से रेफर करना चाहें तो पेज नंबर आप खोलेंगे, पेज नंबर है 552। खोला 552? चलो, तो 552 हम यहाँ पर नीचे भी खोल देते हैं। ये ऊपर जितनी बातें बताई उसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। तो थोड़ा डेट के बारे में बता दीजिए, डेट कंफ्यूजन करता है डेट सर कैलकुलेशन में। इंटरेस्ट जनरेट होना कब से बंद होगा? जिस दिन आप उसे NPA डिक्लेयर कर देंगे। मतलब 90 डेज, मोर देन 90 डेज, 91 डेज?
फॉर्म जैसे 91 मैं डेज। बताता हूँ, सुनो मेरी बात। सपोज कीजिए कोई अकाउंट यहाँ पर आपने ईओडी के समय क्या मार्क कर दिया, एनपीए, कि साहब अब नहीं आएगा, तो उस दिन आप इंटरेस्ट उस पर नहीं लगाएंगे। क्यों? इंटरेस्ट किस समय लगता है पता है आपको? ईओडी के समय पे। तो इंटरेस्ट लगाने से पहले सिस्टम ये चेक करेगा कि आज ये आएगा या नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता है, और आमतौर पर 31 की मार्च की जो ईओडी है वो रात के 12 बजे के बाद ही होती है, रात के 2-3 बजे होती है। ठीक है, ठीक, आफ्टर 12 नाइट में इसकी ईओडी होती है। अब डेट कंफ्यूजन की बात सुन लीजिए, चलो इधर देख लो। सपोज कीजिए आज किसी की ईएमआई ड्यू है 10 मार्च को, और उसने नाइट तक ईओडी में उसने पैसा जमा नहीं किया, तो हम लोग उसे क्या मार्क कर देंगे? ओवरड्यू। ओवरड्यू। और ये इसका फर्स्ट डे हो जाएगा, पहला दिन ओवरड्यू, नहीं करा 12 उसने से ना। आज। ठीक है, अब 90 दिन, 90 दिन कैसे होंगे जरा बताइए। देखो ये 10th वाला, और आपके मार्च में कितने दिन होते हैं? तो मार्च में इसके लिए कितने दिन हो जाएंगे? 20 दिन। 21 दिन हो जाएंगे, सॉरी 21 दिन हो जाएंगे। अप्रैल में और मई में अब कितने हो गए? 82 हो गए ना। 82। 22 डेज होंगे ना, 10 तारीख भी तो इंक्लूडेड है उसमें, और जिस दिन की कौन से? डिमांड है वो भी पीरियड इंक्लूड होगा। बस हाँ, वही यही कंफ्यूजन होता है सर, नहीं कि नहीं, जिस दिन डिमांड वो रेज होती है वो भी ओवरड्यू में इंक्लूड होता है। हाँ, रात को उसको ब्रांड कर दिया ना, एक दिन हो गया ना उसका ओवरड्यू तो का। मार्च में सर 22 डेज होंगे। यहाँ पर आपका अच्छा 9 दिन छूट गए ना हमारे। तो कैसे कैसे सर, क्या कह रहा? एक मिनट रुको। उसको इंस्टॉलमेंट कब देनी थी? 10 तारीख को देनी 10 थी। को। ठीक 10 है, तारीख को सर। 10 तारीख को देनी थी, तो 10 तारीख को उसने पैसा जमा नहीं किया, तो उसका अकाउंट ओवरड्यू हो गया। वो उसका पहला दिन है ओवरड्यू का। ठीक है, उसने पैसा उसी से नहीं काउंट दिया। कर लेंगे। हाँ, तो आपके 9 दिन छूट गए, तो यानी कितने दिन रह गए मार्च में? 22। 22। अब मार्च, अब सॉरी, अप्रैल, मई और जून में, और 3, 8। उसको पूरा हम 90 दिन का मौका देंगे। तो यहाँ पर 7 ऑफ मे को जून 22 को आप कब तक वेट करेंगे? ईओडी तक। ईओडी तक। तो यहाँ पर पूरे हमने उसे कितने दिन दे दिए? अब 90 दिन दे दिए। ठीक है, अब ईओडी तक नहीं आया, तो रात में जब ईओडी चलेगी तो वो 90 से पार मान ली जाती है कि नहीं आया साहब। अब 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो 90 से क्या हो गया वो? ज्यादा। 91। तो उसी रात को, कौन सी तारीख को? 7 की रात को उसको सिस्टम क्या मार्क कर देगा? एनपीए। एनपीए। रात को मार्क करेगा। रात को कहने का मतलब उसका है कि अब वो नहीं आ रहा। ठीक है, और जब सुबह आप सिस्टम खोलोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? एनपीए। और जो ये रात की बात आ रही है, तो बेसिकली सिस्टम ने एनपीए कब दिखाया उसको? 8 को। क्यों? क्योंकि इस दिन उसे 90 प्लस दिन से वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ओवरड्यू चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब एनपीए हो गया तो उसके बाद आसान है, 8/6/23 को ये क्या कर देगा? T1। तब सारोजीत और गौरव कुमार, आप दोनों में से किसी का माइक गड़बड़ है। गौरव कुमार का। गौरव कुमार, इसका मतलब क्लास ले ही नहीं रहे हो। अब मैंने बंद किया, देखो आवाज बंद हो गई। सर हम्म, हम्म,
8/6/2022 हाँ इसमें तो वो ऑन द बीओडी में वो एनपी डिक्लेयर हो गई नहीं, स्टैंडर्ड में आएगा। 7 की ईओडी EOD में, में 7 के ईओडी में और 8 के बीओडी में। नहीं, BOD में डिक्लेयर हम नहीं होता। हम लोगों को तो बीओडी में दिखेगा ना, हाँ आपको दिखे, तभी तो मैं लिख रहा हूँ 8 को दिखेगा, वही बोलूं। हाँ तो आपको 8 मान को लीजिए, दिखेगा। हाँ हाँ 8 है तो अब मान लीजिए उसने दिसंबर में हम्म, जितना भी आउटस्टैंडिंग था सब जमा कर दिया। अभी 8 मतलब दिसंबर में 22 में, हाँ ठीक है। हाँ हाँ 22 में जमा कर दिया। हाँ हाँ, तो जमा करने के बाद उसका अनएक्यूमुलेटेड जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी इंटरेस्ट तो होगा, रन हो रन जाएगा। हो, बिल्कुल होगा रन। हाँ ये गलती मेरे ब्रांच में हुआ है। हम्म तो पार्टी तो बोल रहा है कि मैंने तो पूरा पैसा जमा कर दिया, हम्म उसका एनपीए था, हम्म, और उसने मान लीजिए 6 महीना के 1 साल बाद जमा ठीक है। कर दिया। हाँ हाँ, हाँ तो जितना भी आउटस्टैंडिंग था उसने पूरा जमा कर दिया, हम्म और तो अकाउंट स्टैंडर्ड हो गया। हम्म, लेकिन उसको अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं करना था, उसको अकाउंट सेटल करना था। तो मतलब मान लीजिए उसके अकाउंट में 50,000 बाकी था, एनपीए में ठीक है। चला गया, हम्म, ठीक है। हाँ और उसने 1 साल बाद 50,000 जमा कर दिया, ठीक लेटर है। वेटर गया उसने जमा कर दिया। 1 साल बाद जमा कर दिया, तब नॉर्मल एंट्री कर दी, एनपीए टीएक्सएन कर दिया, हम्म ठीक है। उसके अकाउंट में वो आउटस्टैंडिंग 0 हो गया। हम्म लेकिन जो इंटरेस्ट होना था, अब तो अकाउंट हम्म, स्टैंडर्ड हो गया। हाँ अब जो इंटरेस्ट रन कर गया ना उसके अगला दिन, हम्म अब फिर से ओवर ड्यू दिखा रहा है ठीक है ठीक इंटरेस्ट है, जो। समझ गया हाँ समझ गया समझ गया। अब देखो सुनो, तो इस ऐसा केस मेरे सामने भी आया था एक बार। तो उसमें होता क्या, देखिए सुनिए, अगर उसमें कुछ बैलेंस बचा है, सपोज कीजिए उसमें 2,000 रुपये बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट जब EOD होगी तो वो उसमें बचा हुआ जो भी इंटरेस्ट था वो रन कर देगा, 48-60 कुछ भी था। तो अगले दिन जब मॉर्निंग में खुलेगा सिस्टम तो उसमें कितना बैलेंस दिखाएगा, 70,000। बट आपने क्या करा, उसको पूरा जमा करा लिया, 0 करा। अब 0, उसको तो 0 दिखाई दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे जब खोलते हैं तो भी इंटरेस्ट तो रन करेगा ही करेगा। अब इसको करना क्या है, अगर मिड डे में अकाउंट क्लोजर करना है आपको, क्या करना है, अकाउंट क्लोजर करना है, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट मैन्युअली रन कर लेना है। क्या करना है, मैन्युअली रन कैसे होता है, आप उसका सिस्टम में जाके उसका कैटेगराइजेशन चेंज करेंगे। आप उसे क्या कर देंगे सिस्टम में जाके, स्टैंडर्ड। तो जैसे ही स्टैंडर्ड चेंज करेंगे उसी समय पे वो इंटरेस्ट रन कर देता, तो उसको अकाउंट में दिखाई देता बैलेंस कितना, 50,000 और 68 मिला करके 118 दिखाई देता। अब ऐसा नहीं होता लेकिन सर, अब ऐसा तो हुआ अब नहीं। तो अगले दिन ही होता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर अगले दिन होता है, बिल्कुल जी ठीक है। सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए ब्रांच मैनेजर बदमाशी ना करें, इसके लिए सिस्टम ऐसा बना दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जी तो मॉर्निंग में जब अनरियलाइज EOD होगा रात इंटरेस्ट जो है को, ना वो दिख जाता है सर, ठीक है, समझ गया समझ गया। तो अनरियलाइज जब, मिल जाता है सर सिस्टम में। हाँ ठीक हो, तो सुनो, कई कई अलग अलग सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं उनके में हो हाँ जाता हाँ है, एग्जैक्टली सर, हाँ जो नए कर रहे हैं उनके में नहीं होता, बिल्कुल सही मान ली बात। नया वाला बट में सब दिख जाता है सर। हाँ, तो आपको उसको बताना है, और नए वाले सिस्टम में जैसे उसने दिखाया बैलेंस है 52,000 सपोज कीजिए, बस उसी के बगल में वो एक और कॉलम दिखाता है, क्या, एक्रूड या क्लोजर अमाउंट करके। अनरियलाइज्ड अपग्रेडेशन इंटरेस्ट वो दिखाता है। जी और जब आप बताएं उसको बैलेंस, तो आप 52 ना बताएं, 52 प्लस ये बताएं, बात खत्म हो जाएगी। नहीं सर, अगर सेटल नहीं सर, करना था जब तो अगले दिन जो है हाँ जब तीनों लोग डेबिट कर सकते हैं ना सर। एक मिनट हाँ सुनो, लोक कोई बात अदालत नहीं एक का एक कर जब करके एक एक करके, सर पहले सर मैं का इनकी जो बात का जवाब क्वेश्चन था दूं। सर, सेटल होना है, ठीक है। हाँ अगर वो सेटल सेटल कितने करना में है होना ना है, सेटल कितने में होना है, सर, नहीं वो तो वही बता रहे थे ना सर कि सेटल, ठीक वो है। अगर नहीं सेटल नहीं, होना है, सेटलमेंट से ठीक, पहले लोक अदालत का लेटर जाता है। वो ठीक है, वो लोक समझ अदालत गया मैं। लोक अदालत अरे हाँ सुनो, मैं सब आपकी मन की बात समझ गया, मेरी बात सुनो। जैसे सेटलमेंट हुआ 50,000 में, अकाउंट में बैलेंस उसका है 6,000, लेकिन सॉरी 56,000,
और अभी एक्रूड इंटरेस्ट लगना है 20,000। आपने तो 50,000 जमा करा लेना है और उसका जो बैलेंस दिखाई देगा 6,000 वो प्लस 20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। कैसे होगा वो भी बताता हूं मैं आपको। आप क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ये अपने इनकम वाले अकाउंट से, इनकम वाले अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो क्या करेंगे, वहां से इतना पैसा आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे हटेगा, हटेगा ऐसे, आपको क्या डेबिट मारना पड़ेगा, या तो चार्जेज अकाउंट। और चार्जेज अकाउंट कब मारते हैं, जब आपका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अप्लाइड हो जाता है। तो इस केस में कितना इंटरेस्ट अप्लाइड हुआ है, 6,000 हुआ है, तो 6,000 तो यहां से करेंगे आप। ठीक है, और ये जो 20,000 है, इस 20,000 के लिए आप क्या करेंगे, अपना जो इंटरेस्ट अकाउंट का रिवर्सल आप करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजरल वर्क है, हर बैंक का अपना अलग अलग हो सकता है। सर और एक बात सर कर सकते हैं, उसको सर आरए को कन्वर्सन कर देंगे। सेटलमेंट करना है तो पूरा पैसा जमा करने से पहले आरए को कन्वर्सन कर देंगे तो कोई भी चार्ज नहीं अप्लाई होगा, तो स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, एसेट स्टैंडर्ड नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में रखा है ना। हाँ सर, उस दिमाग को भी तो साफ करना है। हाँ दोनों ही करते हैं सर, एस्क्रॉम में उसको कर देंगे ना, डिफॉल्ट दिखा देंगे ना कस्टमर को, तब भी वो इंटरेस्ट रन नहीं करेगा सर ईओडी में। हेलो सर, एनपीए से बाहर लाने के लिए कितना जमा करना पड़ेगा, मतलब अगर कोई अकाउंट हो गया तो एनपीए से, एक मिनट अभी, हाँ आपकी बात सुन रहा हूँ, जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन मैं अभी बात करता हूँ। एनपीए से बाहर करने के रूल अब चेंज हो गए। पहले क्या होता था, हम एक इंटरेस्ट जमा कर देने से हो कर देते थे। अब क्या है, टोटल ओवरड्यू। टोटल ओवरड्यू का मतलब होता है 3 EMI प्लस एरियर इंटरेस्ट ड्यू प्लस एरियर ड्यू। जो भी पुराना बाकी है वो, मतलब इंटरेस्ट जो बाकी है वो, प्लस 3 जो लास्ट वाली EMI है, जब वो पूरा जमा करेगा, ठीक है, मीन्स आज की डेट में उसका एक भी पैसे का क्या नहीं बचना चाहिए, ऊपर हवा बहुत चल रही, ओवरड्यू। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे वो बताइए जरा। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि पीएनबी में जैसे कि लास्ट होता है 98 डे, तो मॉर्निंग में ये सिस्टम अपने आप इंटरेस्ट रन कर देता है, तो हमें फाइनल अमाउंट पता चल जाता है। नहीं तो वो अकाउंट आपका मॉर्निंग, मतलब रात को एनपीए से बाहर आ गया ना। नहीं सर, मॉर्निंग में बता देगा कि आज भी पूरा दिन इतना जमा करा, तो शाम तक वो बता देगा कि अपडेट हो गया इतना, मतलब सिस्टम बता देगा ना। हाँ जी, ये सभी के वहां है, ये आजकल सभी के वहां आ गया है। वो पहले बताता है कि अगर इतना पैसा जमा होगा तो ये खाता एनपीए से बाहर हो जाए। और उसमें वो करता क्या है, जो भी इंटरेस्ट बाकी है या ईएमआई बाकी है, इनको ऐड करके खुद ही उसके दिमाग में होता है कि इतना पैसा आज ये दे दे हमको, तो हम इसको एनपीए से बाहर कर देंगे। सर एक क्वेश्चन सर, लॉस सर कितने समय में हो जाएगा सर स्टैंडर्ड अकाउंट? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो लॉस के 2 रूल हैं। एक तो रूल ये है कि उसकी सिक्योरिटी जो है 10% से क्या हो जाए, लेस हो जाए, कम हो जाए, या फ्रॉड हो, ठीक है, या यूनिट बंद हो गई हो, यूनिट क्लोज हुई हो, उसने सामान वामान सब बेच दिया हो। ठीक है, तो ऐसे मामलों में उसको हम लोग लॉस में दिखाते हैं। बट बैंक क्या करता है कि उसको जब लॉस में आना है जिस साल उसने, तो उससे अच्छा उसी ईयर में वो कौन सा प्रोसीजर शुरू कराता है, राइट ऑफ, और वो पूछा जाता है। बट इसमें एक बात और है, राइट ऑफ करने के लिए लॉस के वो अकाउंट ज्यादा पकड़े जाते हैं जो मोर देन 3 ईयर से कहाँ चल रहे हो, लॉस में। क्योंकि हर अकाउंट अगर लॉस में जल्दी आते आते करेंगे तो बैंक मैनेजर भी मिल जाएगा, कहेगा भैया 5 साल जमा मत कर, लॉस में चला जाएगा, अपने आप बैंक राइट ऑफ कर देगा। ठीक है, और राइट ऑफ करने का मतलब बोरोवर की ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होती है, केवल आप क्या कर रहे हैं, जो आपका उसका अकाउंट था डेबिट क्रेडिट बैलेंस, उसका 5 लाख
डेबिट बैलेंस था और आपने राइट ऑफ किया, तो आप क्या करते हैं, अपना जो चार्जेज अकाउंट है उसको क्या करते हैं, डेबिट 5 लाख, और कहाँ क्रेडिट कर देते हैं, इसके इस अकाउंट में। तो ये क्या बन जाता है, तो ये अकाउंट वहां से नील हो जाता है और आपको इस साल कितने रुपए का लॉस हो जाता है, 5 लाख। 5 लाख का। बट आपने क्योंकि लॉस में रखा है तो ऑलरेडी आपने एक जो आपकी कैपिटल थी, कैपिटल जो प्रॉफिट होता था उसमें से पहले से 5 लाख रुपए का क्या कर रखा उस अकाउंट के अगेंस्ट में, प्रोविजन करा हुआ है। तो जैसे ही आप इस अकाउंट को बंद करते हैं तो आप इस प्रोविजन के अमाउंट को वापस कहाँ ऐड कर देते हैं, कैपिटल में। मतलब वो आपका जो 5 लाख रुपए उस बास्केट में रखा था वो या तो कैपिटल में आएगा या किसी दूसरे अकाउंट के अगेंस्ट में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी एक चीज राइट ऑफ होने के आउट बाद ऑफ ऑर्डर कब होता है? आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर होने में जो सीसी के अकाउंट है, कौन से अकाउंट, सीसी के अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर वाली कैटेगरी में आते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। और वो भी तब होते हैं जब उसकी इंटरेस्ट 3 महीने से क्या नहीं हो रही हो, सर्व नहीं हो रही हो। सर नहीं हो रही हो। देखिए इधर देखिए, सर एक क्वेश्चन है, जैसे जब राइट ऑफ करता है तो उस समय इंटरेस्ट रन नहीं करता होगा? जैसे 5 लाख आपने बताया कि 5 लाख उसका पेंडिंग है, तो 5 लाख को यहाँ से डेबिट करके यहाँ नहीं क्रेडिट करते कर देगा, ना, तो उसमें वो नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं क्योंकि था। इंटरेस्ट रन करेंगे तो उसके अकाउंट में आएगा पहले, और स्टैंडर्ड हो अकाउंट में जाएगा। आएगा तो इनकम में आ जाएगा। तो उसलिए क्या करते हैं उसको, राइट ऑफ वाले केसेस में जब प्रपोजल जाता है, जब प्रपोजल जाता है आरओ को, तो उसमें लिखते हैं हम कि इसका बैलेंस तो 50,000 दिखा रहा है लेकिन इसका 70,000 का भी इंटरेस्ट आना बाकी है। तो बैंक जब प्रोसेस करता है तो कहता है हमारा लॉस कितना हो रहा है, 50,000 तो वो हो रहा है और 70,000 वो हो रहा है, यानी 1 लाख। तो अप्रूवल जो मिलता है लॉस का वो डीजीएम, एजीएम, जीएम, सीजीएम के लेवल्स पे मिलता है। अगर मान लिया कोई 70 करोड़ का एनपीए राइट ऑफ होना है तो उसका पावर हो सकता है चेयरमैन को हो, समझ रहे, अलग अलग हो रहता है। ठीक है, तो हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर की बात सुनिएगा जरा इस वाले केस को। सीसी वगैरह में जो होता है आउट ऑफ ऑर्डर होता है, कैसे होता है ये देखिए। लिमिट, एक वर्ड होता है लिमिट, लिमिट 10 लाख। एक होता है डीपी, डीपी का मतलब क्या होता है, ड्राइंग पावर। एक होता है आउटस्टैंडिंग। 3 वर्डों को ध्यान में रखें। तो किसी किसी अकाउंट का लिमिट तो हमने 10 लाख सैंक्शन कर दिया, बट डीपी टाइम टू टाइम चेंज होता था। अभी डीपी मान लिया कितना, 8 लाख, अगले साल कितना हो गया, 7 लाख, फिर उससे अगले साल कितना हो गया, 6 लाख, ऐसा हो सकता है, या कंटिन्यूअस 10 भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग उसकी है 7.96, आउटस्टैंडिंग इसकी है ये यहाँ पर डीपी किससे कैलकुलेट होता है? ड्राइंग पावर, और ये ड्राइंग पावर होती है अगेंस्ट उसके स्टॉक के, यानी जिसके अगेंस्ट में हमने लोन दे रखा है उसकी वैल्यू का कितने परसेंट, 75%। 70, 75, 80 जो भी बैंक के अपने नॉर्म्स है। ठीक है, तो 75% आपको लोन मिलेगा। तो सपोज कीजिए उसका स्टॉक है यहाँ पे 12 लाख, 12 लाख इसका स्टॉक है, तो बैंक क्या करेगा, 12 लाख का 75% करके उसने एक लिमिट उसको कितनी दे दी, डीपी कितनी दे दी, 8 लाख। वो मतलब 9 लाख निकल रही है लेकिन बैंक थोड़ा बहुत क्या कर देता है उसमें और माइनस कर देता है। ठीक है, अपना डिस्कशन टाइप का यूज करता है, क्योंकि उसने क्या किया होता है, कुछ के प्राइसेस उसने बढ़ा के लगा रखे हो। ठीक है, और स्टॉक जब आपने देखा तो उसकी लिमिट हो गई, उसका आउटस्टैंडिंग कितना है, 7.96। दूसरा केस, अगले महीने उसका या अगले साल उसका 7 लाख है और उसका बैलेंस है 7.02। 2 केस हो गए। तो पहला वाला केस और दूसरा वाला केस दोनों आउट ऑफ ऑर्डर कब होंगे वो सुनना है आपने। क्या इसमें तो पहले ही ये क्या है, ओवर है, और अगर ये इसको डाउन नहीं करेगा तो जिस दिन ये पहला वाला केस में तो क्या है, कंट्रोल है, पहले वाले केस में क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, बट इसने लगातार 3 क्या
इंटरेस्ट Month. पेमेंट करने पड़ेंगे। सपोज कीजिए इंटरेस्ट एक बार 2000 आया, एक बार 3000 आया, एक बार 4000 आया। तो आप देख रहे हैं जब पहला वाला 2000 इंटरेस्ट लगा तो इसका बैलेंस कितना हो गया? 7.98। अभी भी 8 से कम है। जब दूसरा वाला लगा तो कितना हो जाएगा? 8.01। तो जो ये इंटरेस्ट लग रहा है वो उसको सर्व करना है, चाहे वो उससे अंडर में हो। कई बार क्या होता है 8 लाख की लिमिट है, उसका लगातार बैलेंस कितना चल रहा है? 6.10, 6.12, 6.14, 6.16, लगातार उसका इंटरेस्ट लगते जा रहा है। तो अभी भी क्या है 8 से क्या है ये कम है। लेकिन ये अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा? आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर। कहां से? यहां से। अगर वो इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा, और अगर वो 3 महीने का इंटरेस्ट सर्व नहीं करता तो उस दिन उसको हम क्या मार्क कर देंगे? बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए ना। ठीक है सर। तो पहले सर पहले ओवरड्यू से ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो हर महीने देना ही है। और अगर वो 90 डेज तक अपना इंटरेस्ट सर्व नहीं करता तो 91th डे में यानी मॉर्निंग में वो अकाउंट आपको कैसा दिखाई देगा? एनपीए। सर 90 डेज में अगर कोई एक महीना का डाल दिया तो फिर जैसे 10 से 12,000 2,000 का डाल तो आउट ऑफ ऑर्डर तो चलेगा उसका, तो ऑर्डर चलेगा। आउट ऑफ ऑर्डर चल ही रहा उसका। फिर अगले महीने फिर एक महीने का डाला तो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके आउट ऑफ ऑर्डर की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती जा रही है। 3 महीने का उसको सर्व करना पड़ेगा तभी जाकर। हाँ, 3 महीने का सर्व कर देगा तो वो अकाउंट रेगुलर अकाउंट में आ जाएगा। 3 महीने तक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा, उसके बाद एनपी होगा। एनपी हो जाएगा। 3 महीने नहीं, 90 दिन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? 90 डेज। 90 डेज तक। ठीक है। और एक और होता है सर, अगर ऐसे सर। वो मान लीजिए 3 महीने का ड्यू है और एक एक महीने का वो जमा करते हैं तो वो आउट ऑफ ऑर्डर ही रहेगा लेकिन एनपीए नहीं होगा। एनपीए नहीं होगा क्योंकि वो पिछले वाले को उसने क्लियर कर दिया, एक इंटरेस्ट, फिर दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इंटरेस्ट, लेकिन वो कब तक बचेगा उससे? लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर नहीं रहेगा। लेकिन किस कैटेगरी में आएगा इसको सुन लीजिए। देखो सर इसका हमने इजी बताया वाला था। एक है। हाँ सर ये जो एडमिशन होता है ना, पकड़ लो इंजीनियरिंग का या किसी का भी, अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर है तो थर्ड में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर सेकंड क्लियर करोगे तो फोर्थ में मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप आपका ये हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला ये करना बस सेम है। ठीक है, चलो गुड। चलो अब देखो आप एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सब लोग सुन ले प्लीज। सीसी वाले अकाउंट में एसएमए 0 नहीं होता है। क्या बोला मैंने? एसएमए 0 नहीं होता। ठीक है, मींस सैलरी वाले केस में तो ये मानते हैं कि भैया इसका हर महीने इनकम सैलरी आ रहा है। टर्म लोन में ये मानते हैं इसका इनकम जनरेट हो रहा है। बट सीसी वाले अकाउंट में उसका जो स्टॉक है कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी मौसम खराब हो गया, कभी वहां पर कोई फेस्टिवल चल रहा है, जिससे दुकान बंद चल रही है, कुछ भी, मतलब ऐसी कुछ बातें होने की वजह से उसको 1 महीने का ग्रेस दिया गया है। यानी उसका पहला कैटेगरी कौन सा होता है? एसएमए 1, जो कि कब से शुरू होता है? 31 to 60। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सीसी वाले अकाउंट में सीसी वाले अकाउंट में एसएमए 0 नहीं होता है, नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछना है फिर आगे थ्योरी में चले हम लोग। तो ओडी में भी होगा सर? इसमें भी टर्म लोन में भी आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है इसका, वो रेफरेंस मिला तो मैं आपको भेज दूंगा सर। 10 दिन तक के उसको एसएमए 0 में नहीं लाना। किसमें 10 दिन तक? पहले शुरुआत की जो 10 दिन है ना, हाँ टर्म लोन में, उसका कहीं रेफरेंस है सर, मैं आपको भेज दूंगा, मिलेगा मेरे को तो। ठीक है, ठीक, समझ 10 दिन तक की नहीं कंसीडर। देखो ये क्या चीजें हैं जो डेवलपमेंट होते हैं, उसमें कोशिश की जाती है कि हम किसी का अगर 10 दिन तक ईएमआई नहीं आया तो हम उसे बदनाम ना कर दें, ठीक है। लेकिन टेक्निकली या थ्योरेटिकली वो एसएमए 0 में है,
रिपोर्टिंग नहीं करना एक अलग केस हो सकता है, बट जो 5 करोड़ से ऊपर वाले में मैंने क्या बताया आपको, 5 करोड़ से जो ऊपर के लोन है उसमें बैंक क्या है, थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न करता है आरबीआई। वो कहता है कि भैया ये लोन तो क्या हो जाने चाहिए, रिपोर्ट होने चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, आरबीआई इसमें कोई स्टेप उठाना है तो उठा ले, आरबीआई को अगर कोई स्टेप उठाना है तो उठा ले। सर रिपोर्ट आरबीआई को किया जाता है समय वाला जो आपकी क्वार्टरली रिटर्न्स जाती है ना, जो ऊपर होता है, हाँ नहीं वो तो आपकी बैंकिंग रिपोर्ट जाती है, लेकिन वही रिपोर्ट कंसोलिडेट होके हायर लेवल से कहाँ जाती है, आरबीआई। ठीक है, चलो एक ये जो आउट ऑफ ऑर्डर वाले हमारी बात थी, हाँ बोलो सर। एसएमएस 3 भी होता है क्या? मैं सुना नहीं है। होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज और था, ये सर कोई अकाउंट D3 में कितने साल तक रहता है सर? D3 में कोई लिमिट नहीं है। D2 में 2 साल तक? हाँ, D2 में 2 साल, D1 में 1 साल और सब स्टैंडर्ड में 1 साल। ठीक है, ओके। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने जेआईबी की बुक का पार्ट है, देख लो जरा। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिपोर्ट ऑफ एनपीए ऑन 31 मार्च ईच ईयर, बट आजकल क्या कर रहे हैं बैंक, एवरी क्वार्टर में एनपीए एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बहुत अच्छे बैंक तो एवरी डे कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको फोन आ जाता है सुबह ही, अरे हाँ इंटरनल अपना करते हैं सर, करते हैं। ठीक है, मॉक रन। हाँ, और बाकी सारा काम कब होता है, ऑडिट के बाद। ठीक है, तो उसमें जो कमी बेसी होती है वो दूर कर दी जाती है। ठीक है सर, हम लोगों का तो 31 दिसंबर में एनपीए 0 करने के बोला, जितना भी है सेटल कर लो। आपका तो 31 में बोला है, लेकिन बैंकों ने मार्च तो से कम लाना पड़ेगा सर, मार्च लेवल से कम लाइन हो जाएगा। 31 दिसंबर सर। हाँ चलो, अब एक बात देखिए, सुनिए, ये एक न्यूमेरिकल आपके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके लिए। क्या कोई क्वेश्चन आएगा, प्रोविजनिंग हो गई, ठीक है, बट आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि इसका ग्रॉस एनपीए निकालिए, इसका नेट एनपीए निकालिए, ये केस स्टडी बन सकती है आपकी, इसको समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। क्या ग्रॉस एनपीए अपॉन ग्रॉस एडवांस। अब मैं एग्जांपल में तौर पे देता हूं, किसी बैंक का एनपीए 600 है और उसका एडवांस है हमारा 70,000, जरा बताओ कितने परसेंट एनपीए, जल्दी से। 8.57। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे, तो 8.50% इसका क्या हो गया, कौन सा एनपीए, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज हो गया। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन मैंने दी कि प्रोविजन कितना मेंटेन है, 400। ठीक है, और कुछ क्लेम रिसीव हो चुका है आपको डीआईसीजीसी का इतना, और कुछ रिकवरी आई है लेकिन अभी आपने सस्पेंस अकाउंट में रखी है, कुछ आपने सस्पेंड इसमें सन्ड्री अकाउंट में कुछ रखा हुआ है, कुछ आपने डिमिनिशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए में रखा हुआ है, और कुछ आपने फेयर वैल्यू रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट क्लासिफाइड स्टैंडर्ड। तो ये दोनों पॉइंट हैं, ये तब लागू होते हैं जब आपने अकाउंट को क्या किया हो, क्या किया हो, स्ट्रक्चर। उस कंडीशन में कुछ जो वैल्यूज हैं उसको डिमिनिशन मतलब थोड़ा सा कम करके लिया जाता है, तो उस प्रोविजन के बाद। तो ये हमने अगर फिगर आपको दे दी तो आपको निकालना नेट एनपीए। आपके लिए ये 1 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन या केस स्टडी का क्वेश्चन हो सकता है, खासकर से रिटेल बैंकिंग के पेपर में। सर रीस्ट्रक्चर कब करते हैं? रीस्ट्रक्चर हमारे अभी उसमें है, पढ़ेंगे हम, पढ़ना है हमको। जेआईबी का बुक सर है इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन मैंने बताया आपके बुक में नहीं है, बट
इंपॉर्टेंट लगता है मुझको, जिसमें नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए का न्यूमेरिकल बनता है आपका। सर जैसे एक टीएल होता है हमारे पास में, एटीएल, जिसमें सब्सिडी रहती है, अगर ऐसा कुछ मतलब रिस्ट्रक्चर होना हो तो सब्सिडी उसमें पहले डाल दी जाती है क्या? सब्सिडी का रूल ये है कि जो उसका लॉक इन पीरियड है उससे पहले नहीं डाली जाएगी। अच्छा। अगर 3 साल हो गए अकाउंट में या 4 साल, जैसी सब्सिडी है, तो उस लॉक इन पीरियड के बाद ही आप सब्सिडी को उसमें डालेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि सब्सिडी डालने के बाद भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ जाए। मान लिया सब्सिडी डाल दी, बट क्या हुआ, फिर भी 6 महीने बाद फिर दिक्कत आ गई उसको, ठीक है। या कभी पहले रिस्ट्रक्चर्ड हो जाए। और रिस्ट्रक्चर क्यों होता है, ये हमारा थ्योरी का पार्ट है हमारे इस चैप्टर में, और एबीएम के उस चैप्टर में हमें लाइन टू लाइन पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बोलिए, ये क्वेश्चन बताइए, नेट एनपीए किसने निकाला? नेट एनपीए प्रोविजन माइनस होगा ना, 600 से माइनस 400। और एक दिक्कत हो गया है, ये माइनस वैल्यू माइनस में हो जाएगी। इसको 1600 कर लो, ठीक है, इसको 1600 कर लीजिए। $500 crore। 500 आएगा क्या सर? चलो अब देखिए क्या होता है, ये जितने पॉइंट हैं वो क्या करने हैं आपको, डिडक्ट करने हैं। तो 4 2 6 7 2 9 10 और 11, तो आप करेंगे 1600 माइनस 1100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 500। अब ये 500 क्या है, 500 इज अवर नेट एडवांसेस, नेट एनपीए, एडवांसेस नहीं, ये एनपीए है भाई। इस एनपीए के अगेंस्ट में हमारे पास 1100 रुपीज कहीं से आने हैं। इस एनपीए के है या आए हैं, हम हैं कहीं रखे हुए हैं, कहीं रखे हुए हैं, चाहे प्रोविजन के फॉर्म में, चाहे क्लेम के फॉर्म में, चाहे सस्पेंस अकाउंट में। ये जो 500 है, तो अब हमारा जो ग्रॉस एनपीए निकलेगा, नेट एनपीए निकलेगा, तो क्या होगा 500 डिवाइडेड बाई क्या होगा। अगर आपने ये बात मेरी सुन ली तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बोलिए डिवाइडेड बाई क्या होगा, 100 होना चाहिए। नेट एडवांस परसेंटेज में निकालेंगे ना सर, डिवाइडेड बाय 1600 होगा। 1600 होगा ना सर? वो ग्रॉस नहीं, नेट एडवांस होगा, नेट एडवांस 1100 माइनस हो गया इसमें से। ओके, बोलिए। इसको माइनस क्यों किया है सर? एडवांस होगा ना। समझ गया सर। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो नेट एनपीए निकलता है वो नेट एनपीए डिवाइडेड बाय नेट एडवांस निकलता है। और इधर क्या था ऊपर, ग्रॉस एडवांस, ग्रॉस। अब नेट एडवांस क्या होता है, नेट एडवांस का मतलब होता है जितना आपका एडवांस है और उसके अगेंस्ट में आपने जो भी ये डिडक्शंस हैं, यानी आपका एडवांस वो वसूल है, समझो आप क्या समझिए, वो एडवांस आपका वसूल है। तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक क्या होती है, आप अक्सर वहां एग्जाम में क्या कराते हो, ये कराते हो, ठीक है। तो नेट पूछेगा तो नेट से करेंगे सर, हैं? नेट एनपीए पूछेगा तो नेट एडवांस से ही डिवाइड करेंगे। नहीं करेंगे तो कई बार क्या ना गलती हो जाती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो इससे कितना आ जाएगा देखो, इसका सर मीनिंग क्या होगा वैसे, नेट एनपीए परसेंटेज ऑफ नेट एडवांसेस का, एनपीए रेशियो। इससे ये निकालते हैं कि आपका एनपीए का जो हिसाब किताब है कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 68900
कितने परसेंट हुआ? 0.725 0.001 सर 70,000 जो टोटल एडवांस था, मतलब ग्रॉस एडवांस, उसका तो अलग परसेंटेज होता है ना प्रोविजन का? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो यहाँ बता दिया ना कि मैंने सब कुछ देखते हुए प्रोविजन कितना बनाया। सर क्वेश्चन में केवल नेट एनपीए पूछेगा तो फिर नेट एनपीए एज ए परसेंटेज ऑफ नेट एडवांस क्यों निकालेंगे? नहीं, परसेंटेज पूछा हुआ है ना ये। अच्छा हुआ है ना, अगर एग्जाम में मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन केवल नेट एनपीए पूछता है, केवल नेट एनपीए पूछेगा तो परसेंटेज नहीं निकालना है। आपने नेट एनपीए निकाल तो रखा है, यहाँ पे ये निकाल रखा है, ये वाला अमाउंट केवल बता देना होगा। केवल अमाउंट बता दो। मैं यही तो बता रहा हूँ, इसमें जो है ये केस स्टडी क्यों बनती है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 5-6 स्टेप आ गए आपके। तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट चाहे ले लो और अपने कहीं एक ऐसा वो रखो। इसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। जब भी कहीं पे आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, उसको खुद को व्हाट्सएप कर दो, उसको खुद को व्हाट्सएप कर दो, तो वो आपका एक सेपरेट उसमें रहता है। और या मेल कर दो, मेल को डाउनलोड कर दो लैपटॉप में, क्योंकि रिवीजन के समय ये एकदम से काम करती हैं बातें। ठीक है, मतलब ये सर रखा हुआ है, आपने केवल वैल्यू रख के सब समझाया है ना? हाँ हाँ हाँ, इसमें वैल्यू पहले से निकाल रखी है उन्होंने। और आपका जो क्वेश्चन था प्रोविजन कैसे आएगा, तो हमने पहले जब आज क्लास शुरू करी तो प्रोविजन के रेट बता दिए, जितना अमाउंट जिस कैटेगरी में उससे निकालिए आप, वो क्वेश्चन अलग बनेगा। और इसको भी मैं अभी 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, प्रोविजन वाले भी इसमें। ठीक है, प्रोविजन वाले भी कराऊंगा, जिससे थ्योरी को हमें कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो, यहां पर सब स्टैंडर्ड एसेट में एक बात लिखी हुई है, सब स्टैंडर्ड एसेट वुड बी वन विच हैज रिमेन्ड ऑन एनपीए। अब एनपीए में क्या है, या तो वो आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्यू हो, कितने दिन तक? 90 डेज। 90 डेज। तो वो अगले दिन किस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी नाइट में एनपीए। फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू कितने मंथ? 12 मंथ। तो ये भी एक ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है मंथ में क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कोई अकाउंट आ गया 30 जून को एनपीए हुआ है, तो वो 30 जून के 23 तक इस कैटेगरी में रहेगा। और अगर रात को पैसा नहीं आया तो इसी दिन इसका नाम D1 हो जाएगा। 29 जून तक नहीं रहेगा। हाँ, वही बात कर रहे हैं। अगर 30 में उसको पैसा जमा करने का कितना समय दोगे आप? 12। अब रात तक का समय दोगे ना। 29 तक तो वो सब स्टैंडर्ड रहेगा। हाँ। लेकिन 30 तारीख को रात तक अगर वो जमा नहीं करता तो उस दिन की क्लोजिंग में उसको D1 कैटेगराइज कर दिया जाए। ठीक है, सर आउट ऑफ ऑर्डर वाले में तो 90 डेज तक आउट ऑफ ऑर्डर चलेगा ना, उसके बाद एनपीए होगा। हाँ हाँ, दोनों बातें तो लिखी हुई है, ये आउट ऑफ ऑर्डर या ओवरड्यू, दोनों में से कुछ भी। सर वो एनपीए वाला जो डेट है ना, उसमें कंफ्यूजन है सर। वो 90 डेज लिखा है तो उसी दिन से लेना है या उस एक दिन नेक्स्ट की डे से रात, लेना है? उस दिन की रात या अगला दिन। ईओडी के बाद। सपोज EOD 15 नवंबर को 90 डेज हो रहा है, हाँ, तो हमारा एनपीए 15 नवंबर को ही हो जाएगा या बिल्कुल रात को हो 16? जाएगा, हो जाएगा, रात को हो जाएगा। क्यों? अब रात मान को लिया, तो हो जाएगा, लेकिन हम काउंट करेंगे तो उस दिन से ही काउंट करेंगे सर। हाँ जैसे सिंपल बात है सपोज ना। ठीक है, ये सुनो, मैं समझ गया आपका पॉइंट, कि इनका कहना ये है कि 90 डे यहाँ हो रहा है, तो हम सुबह थोड़ी कह रहे हैं एनपीए हो रहा है। रात हम में सुबह थोड़ी उसे कह रहे हैं एनपीए हो गया तेरा अकाउंट, हम तो कह रहे हैं हो हमको जाएगा। नवंबर में कितने दिन लेना होगा सर? हमको 15 दिन लेना होगा। इस नवंबर में 15 दिन आ जाएंगे।
15 दिन नवंबर के हो गए, ऊपर के कोई 75 डेज ले लो आप। ठीक है। और एक चीज और देखो, ये देखो जरा, आउट ऑफ ऑर्डर के डाउट सारे दूर कर लीजिए। इसमें बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट। एक तो केस ही हो गया। दूसरा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन बट देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज। अब इधर सुनिए, नो क्रेडिट, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि महीने में एक बार आ गया, तो जैसे ही एक बार क्रेडिट करता है तो उसके दिन आगे बढ़ जाते हैं। और अगर 90 दिन तक कुछ नहीं जमा किया उसने और उसकी लिमिट कम भी है तो भी हम उसे क्या कह देंगे, एनपीए। सर आगे एक लाइन और है ना, इंटरेस्ट। हाँ, एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट credits are not enough to cover the interest debited during the same per account should be treated at out of order। अगर उसका जो भी उसने जमा किया है, जमा किया हुआ पैसा उसके इंटरेस्ट डेबिट के इक्वल अगर नहीं है तो क्या है वो, आउट ऑफ ऑर्डर है, नोट बट नोट एनपीए। सीसी का एक बार और बता दो ना, सीसी वाले को। हाँ, ये एग्जांपल दिया था सीसी वाले। हाँ सर तो ये आउट ऑफ ऑर्डर 90 डेज के बाद ही होगा ना, कि 90 डेज तो आउट ऑफ ऑर्डर चलेगा कब से, नहीं समझ आ रहा। 90 डेज के बाद आउट ऑफ ऑर्डर तो चलता रहेगा, लेकिन एनपीए नहीं होगा ना सर। अगर जमा कर देगा तो नहीं होगा। एक इंटरेस्ट अगर एक करता जाएगा तो जमा करने, यानी कि पहला इंटरेस्ट ड्यू हुआ उसी समय से आउट ऑफ ऑर्डर में जाएगा ना। तो बिल्कुल हो गया, और वो 90 दिन तक उसकी स्थिति चल रही है। देखो या देखो जरा, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा हमको। पहला केस तो वो है जहां पर उसका लिमिट इज लेस देन आउटस्टैंडिंग, लिमिट इज लेस देन आउटस्टैंडिंग। तो वहां तो बोला है कि वेरी फर्स्ट डे से, वहां बोला है वेरी फर्स्ट डे से। अब इसको देखते हैं ना, इन केस where outstanding balance in the operating account is less than sanction amount but there is no credit continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough so interest debiting during the same period should be treated as out of order। यहां पे फंसा दिया भाई इसने। पहला वाला तो क्लियर है, पहले वाले में बिल्कुल क्लियर है, और दूसरे वाले में वो कहता है अगर 90 डेज तक चलेगा और उसने जमा नहीं किया तो आउट ऑफ ऑर्डर, और इसके बाद हमें कितना वेट करना पड़ेगा, प्लस 90। बोलो सर इसमें। हाँ सर सही तो है, ये एनपीए तो नहीं होगा बट वो आउट ऑफ ऑर्डर तो चलता रहेगा। आउट ऑफ ऑर्डर 90 डेज के बाद ही हुआ ना सर, प्लस 90 डेज जो लिखे हैं। नहीं, इसमें वो आउट ऑफ ऑर्डर भी 90 डेज बाद होगा, उसके बाद फिर 90 डेज बाद फिर। हाँ, और आउट ऑफ ऑर्डर के 90 डेज बाद उसको हम क्या करेंगे, एनपीए। तो अभी बहुत क्लियर, बिल्कुल लास्ट लाइन, क्या अगर इस पोजीशन पे है तो फर्स्ट डे से वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। और अगर इस कैटेगरी में है कि उसकी लिमिट ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग अभी क्या है, थोड़ा सा कम है, और उसने 3 महीने यानी कि 90 दिन तक जो भी उसमें इंटरेस्ट लगा उसको नहीं जमा किया, तो वो कैसी कैटेगरी में आ जाएगा, 90 दिन के बाद वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। और 90 दिन के बाद तो एनपीए और आउट ऑफ ऑर्डर दोनों हो जाएगा सर। 180 दिन के बाद, 180 दिन के बाद कंफर्म करने वाली थी सर कि मतलब 90 दिन तक वो आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा, फिर 90 दिन के बाद वो एनपीए होगा। एनपीए नहीं 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर में नहीं रहेगा, 90वें दिन में 90वां दिन जब होगा उस दिन हम उसको कहेंगे अब ये क्या हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर। 91 दिन एनपीए, नेक्स्ट डे एनपीए। नहीं ये गड़बड़ कर रहे हो आप। प्लस 90 90 डेज तक कंफ्यूज होगा। बता रहे सुनो, इधर देखो जरा,
31 जनवरी 2022 को उसका इंटरेस्ट 5,000 रुपये लगा और उसने जमा नहीं किया। 28 फरवरी को इंटरेस्ट लगा, उसने जमा नहीं किया। 31 मार्च को इंटरेस्ट लगा, जमा नहीं किया। ठीक है, अब ये बताओ मुझको, ये आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा, पहले ही बताओ। ये आउट ऑफ ऑर्डर तो आपको सर 31 मार्च है ना, तो 1 जनवरी को ही हो जाएगा। नहीं नहीं जनवरी का नहीं, 28, 3 अभी और दिन 30 दिन लगेगा सर। मार्च में आएगा ये। अभी 30 अप्रैल दिन में और चलेगा। जाएगा 30 22। इसको हम जो हमारा ये मार्च 30 अप्रैल को भी जो इसमें इंटरेस्ट लगेगा उस दिन हमारा ये इस कैटेगरी में आए। क्यों? क्योंकि 30 से पहले उसको कितने दिन का समय दिया हमने? 90 या 29 को 28 को, जब भी बैठेगा डेज वाइज में ना। डेज वाइज में कब बैठेगा? एक दिन तो जनवरी का हो गया, 1 मई को 28 होना डेज। चाहिए सर। हाँ नहीं 1 मई 28 को। डेज इसका हो गया और 31 डेज इतना हो गया। तो कितने दिन हो गए यहाँ पे देखो? 59 डेज 60 हो गए और 30, तो 30 तक आएगा पूरा। जिस दिन आप ये इंटरेस्ट लगाएंगे उस दिन ही आप इसको, अगर वो जमा नहीं करता है तो वो हो जाए क्या? आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर। अब आपको अगले 90 डेज यानी 30 अप्रैल से मोटा मोटा मान ले तो 30 जुलाई को ये एनपीए कैटेगराइज होगा। एनपीए तब आएगा। ठीक है, जो लास्ट तो वाली मैं लाइन पूछ है, रही थी कि 90 दिन के बाद फिर 90 दिन रहेगा तब ये एनपीए। हाँ बिल्कुल। तो लास्ट वाली लाइन है सर, उसमें ये कह रहा है कि अगर जैसे ओवरड्यू कुछ अमाउंट हो गया, अगर उसने उतना अमाउंट जैसे 4,000 जमा करना है और 3,000 ही जमा कर दिया, तब भी वो आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा। बिल्कुल रहेगा। एक पूरा जमा करे, ये पूरी निकाले वाली जी। 5 6 11 6 17। अगर ये पूरी जमा कर देता है तो शिफ्ट हो जाएगा 30 दिन। जी जी। ये पूरी जमा करता है फिर 30 दिन जमा। जी क्योंकि वो ये वाली बात उसकी ओके हो गई। ठीक है सर इसमें स्टॉक स्टेटमेंट इंटरेस्ट सर्व नहीं होने के केस में 90 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। लास्ट 3 इंटरेस्ट अगर सर्व नहीं हुए तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे अकाउंट एनपी में जाता है। नहीं, इसने तो 90 डेज बोला हुआ है। नहीं सर, जैसे प्रैक्टिकल अभी बैंकिंग में तो यही चल रहा है। हाँ, क्या कि 3 इंटरेस्ट नहीं आए कीजिए तो कि अगर 31 जुलाई को इंटरेस्ट चार्ज होना है और 30 जुलाई तक अकाउंट सारा रेगुलर है, 31 जुलाई को इंटरेस्ट चार्ज हुआ और उसके बाद से 31 अगस्त और 30 सितंबर, ये तीनों इंटरेस्ट ये चार्ज होने के बाद कुछ क्रेडिट नहीं आया तो 1 अक्टूबर को अकाउंट एनपीए में जाएगा। इसको प्रैक्टिकली देखना एक बार। आउट ऑफ ऑर्डर को ही सर एनपीए बोल देते हैं क्या? नहीं सर, हुआ है, मैं रिकवरी का काम ही देखता हूँ तो वैसे है। एक काम करना, सही कह रहे हैं, मेरे यहाँ भी ऐसे होता है। आरबीआई के काम करना, ठीक है सुनो, ये कॉमन डिस्कशन फोरम में आप उस अकाउंट का स्टेटमेंट शेयर करना, नाम हम छुपा करके। ठीक है, उस अकाउंट का स्टेटमेंट शेयर करना। ठीक है। तो एनपीए ब्रांडिंग उसकी उस दिन होती है या नहीं होती ये दिखाए। हाँ बोलो, क्या बोलो। इसमें स्टॉक स्टेटमेंट का भी बनता है क्या? हाँ है, वो अभी आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टॉक स्टेटमेंट में बोलता है ये है आउट ऑफ ऑर्डर होने से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में। आया था? अच्छा, ये है देखो। चलिए, अकाउंट्स विद टेम्परेरी डिफिशियंसी। कई बार क्या होता है कि पैसा तो जमा कर रहा है लेकिन कुछ और दिक्कत है उसमें, कुछ और दिक्कत है। जैसे उसने बोला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ड्रॉइंग पावर बेस्ड ऑन लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statement, non-renewal of limits on the due date. In the matter of classification of account, such deficiency बैंक में, तो उसमें क्या क्या बातें हैं देखो। उसमें पहला बोलता है drawing power is required to be arrived based on the stock statement which is current.
However, consider difficulty of large borrower, बड़े बड़े borrower का स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से नहीं आ पाता, तो उसमें बोला हुआ है कि उसने कहा कि डिटरमाइनिंग ड्रॉइंग पावर शुड नॉट बी ओल्डर देन लास्ट 3 मंथ। तो जो स्टॉक स्टेटमेंट है उसका जो 3 मंथ पहले का स्टॉक स्टेटमेंट है वहां तक तो चलेगा, लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो उससे बोला जाएगा भैया नया लाओ, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। हाँ, डिफिशियंसी में आ जाएगा। और उसके भी 90 दिन तक नहीं लाओगे तो हम तुम्हारा अकाउंट क्या मार्क कर देंगे, एनपीए। तो एक तरह से स्टॉक स्टेटमेंट वाले केस में 90+90 का कॉन्सेप्ट काम करता है। 6 महीने करीब। ठीक है, 90 दिन तो आप इसको वैसे ही दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बोरोवेल अकाउंट विल बिकम एनपीए इफ सच इरेगुलर ड्राइविंग। तो यहाँ पर 90 दिन में उसे आपने कौन सी ड्राइंग बोल दी, इरेगुलर। और आर परमिटेड द अकाउंट कंटिन्यूअस फॉर 90 डे इवन इफ द यूनिट में बी वर्किंग और बोरोवर फाइनेंशियल पोजीशन इज सेटल्ड। मतलब सब कुछ ठीक है, बट उसने क्या नहीं दिया आपको, स्टॉक स्टेटमेंट। तो 90 दिन तक उसको टाइम देंगे, बट वो करेंगे। ठीक है, अगला, अगर रिव्यू अकाउंट को लिमिट को रिव्यू करना है नॉट लेटर देन 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एडॉक सैंक्शन in case of constant such non-availability of financial statement and other data of borrower, the branch furnish evidence to show the renewal or review of the credit limit is already on and would be completed soon। तो कई बार क्या होता है, उसने प्रपोजल तो दे दिया बैंक में लेकिन अभी सैंक्शन नहीं हुआ, तो जब प्रपोजल दे देता है तो किसकी गलती है फिर, बैंक की गलती। तो उसमें नहीं करेगा। उसने बोला आगे case a delay beyond 6 months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where regular ad hoc limit have not been reviewed for within कितना दिन, 180। तो रिव्यू और ad hoc लिमिट वाले सब के मामले में कितना रखा हुआ उसने, 180 दिन। तो ये भी एक तरह से ऐसा ही समझ लो आप। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिफिशियंसी। ठीक है, अब आपके वापस आपके उसमें आते हैं हम लोग। हाँ, मैं एक चीज भूल जाऊंगा बार बार, मैं एक्सेलरेटेड प्रोविजन को मैं अभी टच करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी हमने प्रोविजन के रेट डिस्कस कर लिए। ये है, इसका नाम क्या है, क्रिलिक। क्या बोला हुआ, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो लार्ज क्रेडिट मैंने बोला, यहां बोला हुआ कि फंड बेस्ड हो या नॉन फंड बेस्ड हो, हैविंग 50 मिलियन एंड अबव। तो अब आपको थोड़ा सा वहां सुधार करना पड़ेगा, जहां मैंने लिखा था, मैंने तो क्या लिख दिया था, मोर देन 5, लेकिन ये है क्या, 5 मोर देन एंड इक्वल टू 5 करोड़, मोर देन एंड इक्वल टू 5 करोड़। हाउएवर crop loans are exempted from such reporting but banks should continue to report their other agricultural loan। तो क्रॉप लोन को छोड़ते हुए बाकी अदर एग्रीकल्चर लोन अगर 5 करोड़ एंड अबव है तो करने हैं। बैंक नीड नॉट रिपोर्ट टू इंटर बैंक एक्सपोजर टू क्रिलिक एक्सपोजर। तो बैंक ने अगर नाबार्ड सिडबी से पैसा ले रखा है और वो 5 करोड़ से ऊपर है और अभी उसकी रिकवरी नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको नहीं वो करेगा। मतलब इनके लिए थोड़ा सा छूट दे रखी है। बट और जो भी कॉर्पोरेट अकाउंट हैं आपके, वो 5 करोड़ और ऊपर से अगर एक एसएमए कैटेगरी में आ गए हैं तो रिपोर्ट किसको, एक क्वेश्चन आया था कि रिपोर्ट किसको करना है, तो उसने बोला क्रिलिक को करना है। किसको करना है, क्रिलिक को करना है। तो आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन हैज एडवाइज बाय सर्कुलर इतना था
on CRILIC revision of reporting, that bank will require to report credit information including classification of to CRILIC on their borrower और हैविंग है। तो जो भी 5 करोड़ या उससे ज्यादा के अकाउंट हैं उनको CRILIC को SMA कैटेगरी, क्या इंक्लूडिंग SMA, नॉर्मल तो करना ही करना है, लेकिन अधिकतर बैंक SMA की रिपोर्टिंग को छुपा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बदनामी होती है ना बाहर, ठीक है। तो SMA का यहाँ इन्होंने दे दिया, ठीक है। अब एक बात आती है कि इनके लिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या करना है, सुनो। इसने बोला बैंक विल बी सब्जेक्टेड टू द एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग फॉर दीज अकाउंट, द करंट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एंड रिवाइज एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, ये हो जाएगी नीचे वाली। देखो बहुत आसानी से समझ में आ सकता है अगर आप थोड़ा सा पहले कंसंट्रेट रहे। जैसे यहाँ देखिए सर, करेंट अकाउंट खोलने में भी क्लिनिक रिपोर्ट मंगानी पड़ती है सर। करंट अकाउंट खोलने में भी क्लिनिक रिपोर्ट, हाँ, उससे फायदा पता है क्या होता है, अगर उसने कहीं से, ये आजकल हो गया है, हाँ, और वो सारे करंट अकाउंट में, सारे बैंकों में सर वो बीच में आरबीआई का रूल आया था ना कि करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए सीसी लिमिट वालों का, इसलिए आया था वो, और फिर बैंक सभी कंटिन्यू ही कर रहे हैं, मतलब हाँ उसमें। लेकिन मैं अभी एक बात से सहमत नहीं, सुनो, मान लिया कोई प्रोपराइटरशिप में अकाउंट खोलने आ गया आपके पास, तो उसके पास क्रेडिट रिपोर्ट या तो बैंक खुद निकालता होगा, फिर वो, यस सर, बैंक खुद निकालता है, क्योंकि कस्टमर नहीं लाएगा, वो कस्टमर से हम लोग डिक्लेरेशन लेते हैं कि हाँ डिक्लेरेशन ले लो, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से लाएगा। तो क्रेडिट की रिपोर्ट बिल्कुल उस तरह से है जैसे सिबिल है, जैसे बैंक देती है सिबिल है, तो बैंकों को अप्रोच होगी क्रेडिट में एक्सेस करने की, बैंकों को अप्रोच होगी क्रेडिट में एक्सेस करने की। हाँ जेडो लेवल पे सर पास उसका दिया है यूजर आईडी पासवर्ड। हाँ क्या कह रहे हैं सर, ये अगर जेडो लेवल पे दिया रहता है सर एक्सेस उसके लिए, आप किसी भी अकाउंट के, अगर 5 करोड़ का वो SMA रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है सर, 30 दिन तक वो SMA रिपोर्ट, नेक्स्ट मंथ वो अकाउंट ठीक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, तो फिर तो कुछ नहीं होता होगा, पकड़ में आ गया तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम बना रखा होगा, ठीक है। होता भी ऐसी है, ब्रांच में भी कई अकाउंट क्या होते हैं, NPA होते हैं, लेकिन अब तो बहुत कंट्रोल हो गया, पहले तो बहुत हवा में चलता था सब, ठीक है। हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, जरा पूछे, उनकी आवाज बीच में लोगों ने। क्रेडिट की जरूरत क्या है, अगर सिबिल है तो सिबिल में भी तो लोन दिख जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट में केवल तो उसमें करंट अकाउंट कभी होता है नहीं, क्रेडिट में केवल 5 करोड़ एंड अबव के रिपोर्ट होते हैं बस। और सिबिल में जो रिपोर्ट होती है, सिबिल में रिपोर्टिंग कौन करता है, बैंक करता है, ऑल बैंक करते हैं। बैंक जब सिबिल को डेटा भेजता है, अगर उसने वहीं मेंशन नहीं किया हुआ तो नहीं आएगा ना। और ये जो क्रिलिक है उस पे RBI की डायरेक्ट निगरानी होगी, और क्रिलिक जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, सिबिल किसके कंट्रोल में, प्राइवेट कंट्रोल में है। सिबिल जो है, सिबिल का डेटाबेस प्राइवेट कंपनी मैनेज करती है, क्रिलिक को इन्होंने RBI में अपने वहां सिस्टम बनाया है। क्यों? कि जो ये बड़े बड़े लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं उनके लिए। चलिए मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे ये खत्म करना है, केवल 5 मिनट, अब कोई और चीज नहीं पूछेगा। देखो आपको ये पता है कि ये आपका सब स्टैंडर्ड है और ये भी आपका सब स्टैंडर्ड है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क है? ये सब स्टैंडर्ड कौन सा है, सिक्योर्ड, और ये कौन सा है, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही ये अनसिक्योर्ड है, यानी इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। हेलो, हाँ,
तो ये जो है सिक्योर्ड है और ये क्या है, अनसिक्योर्ड। हमने पढ़ा था सिक्योर्ड पे प्रोविजन कितनी पड़ी थी, जरा याद करो, 15। और अनसिक्योर्ड पे क्या पड़ी थी, 25। कोई डाउट नहीं ना इसमें, ठीक है। सर ये हमको एक चीज नहीं समझ आ रही है, अप टू 6 मंथ और 6 मंथ टू 1 ईयर, हाँ बताते हैं, प्रोविजनिंग तो सेम ही है। बता रहे इसमें ये 5 करोड़ ऊपर के अकाउंट के लिए ये सिस्टम बना है। तो उसमें उसने कोई अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड है 6 महीने तक तो भी 15% है, 6 महीने से ऊपर भी 15%, यानी कि पूरे 1 साल तक कितना रहना है, 15। बट एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग में थोड़े से क्या आ गए, चेंज आ गए, थोड़े से क्या आ गए, चेंज। क्या आया कि जो सिक्योर्ड है उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया, बट जो अनसिक्योर्ड है उसमें क्या चेंज आया, जो अनसिक्योर्ड है उसमें इस वाले में चेंज आया। क्या चेंज आया कि अगर आपका लोन 6 महीने से पुराना सब स्टैंडर्ड चल रहा है तो उस लोन पे इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि आपका जो 25% का प्रोविजन है वो कितने % हो जाएगा, ये तो डाउटफुल 1 में होता है ना। नहीं होता है, लेकिन अगर आपने 5 करोड़ के लोन को क्रिलिक में रिपोर्ट नहीं किया तो ये आपको सब स्टैंडर्ड में भी करना पड़ जाएगा, यानी 25 की जगह कितना करना पड़ जाएगा आपको, आपकी गलती की वजह से। यानी बैंक ये मान रहा है आरबीआई कि ये लोन आपका खराब ही हो रहा है, ठीक है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं ना बना देगा ये 40%? वो सब कुछ होता रहेगा, वो अलग बात है, ठीक है। अब एक बात और सुनिए कि यहाँ पर करंट प्रोविजनिंग में एक और बात जो पीछे नहीं हमने देखी, क्या कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन हैं उसमें प्रोविजनिंग थोड़ी सी क्या कर रखी है, कम कर रखी है। क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। तो आपको 2 पॉइंट पता लगे इस वाले उसमें, क्या पता लगे, एक तो ये पता लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में प्रोविजनिंग कितनी थोड़ी सी कम है। दूसरी बात, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड अकाउंट जो कि 6 महीने से 1 साल के ब्रैकेट में है उसमें एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, 40%, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 है। एक्सेलरेटेड में एज सच इन्होंने कुछ दिया नहीं है, इन्होंने पूरा ग्रुप को 40 ही रखा है, मींस दोनों ही कितने हैं, 40, ठीक है। अच्छा, एक इस चार्ट में मिसिंग है, आप लोग बताओ जरा ऊपर में एक, हाँ, सब स्टैंडर्ड सिक्योर अभी मैंने देखा इसमें, ये सब मिसिंग है प्रिंटिंग में। तो यहाँ पर ये है इसका, अगर वो 6 to 1 में जाता है तो एक्सेलरेटेड कितनी है, 25। यहाँ तो नो चेंज है, कौन से वाले में, विद इन 6 मंथ में तो दोनों में कोई चेंज नहीं है, विद इन 6 मंथ में दोनों में कोई चेंज नहीं है। बट कोई सब स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया, आज 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब खतरा हो गया, वो अकाउंट गड़बड़ होने वाला है। तो उन्होंने कहा भैया इसमें क्या कर दो, आप प्रोविजनिंग ज्यादा कर दो, ठीक है। तो इस वाले में 25 और इस वाले में 40, इस वाले में वाला एक बार बताओ सर। ये 5 करोड़ से ऊपर वाला रिवाइज्ड वाला, हाँ 5 करोड़ से ऊपर वाले की बात, ये वाला। हाँ क्या पूछ रहे थे सर? 40% वाला एक बार बताओ। एक्सेलरेटेड वाला ना सर? हाँ 40% का मतलब ये, अगर आपने आरबीआई से कोई बात छुपाई, आपने आरबीआई से क्या कर ली, कोई बात छुपा ली और वो बात पकड़ में आ गई या पकड़ में नहीं भी आई तो भी क्या है, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी पकड़ में आएगी तो बड़ी बदनामी होने वाली है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि ये वाला इस कैटेगरी का अकाउंट में 15 की जगह कितना करेंगे, 25, ठीक है। और इस कैटेगरी में आपको 25 और 20 की जगह दोनों की जगह कितना करना पड़ेगा, 40%। ये कब,
जब रिवाइज प्रोविजनिंग करनी है आपको, नॉर्मल तो वही पुरानी वाली है, और रिवाइज का मतलब जब आप क्रिलिक में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब D1 में देखिए, D1 में करंट प्रोविजनिंग पे आएंगे, उसमें भी सर 25 ही न्यूमेरिकल करंट प्रोविजनिंग पे ही आएंगे। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही रिजुल जी आज आपकी। सर न्यूमेरिकल करंट प्रोविजनिंग के अकॉर्डिंग आएंगे ना? नहीं, डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पे, क्वेश्चन पे। अगर उसने बोला कि ये रिपोर्टेड नहीं है आरबीआई को 10 करोड़ का एडवांस, तो आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हो। वो केस स्टडी में क्या लाइन डालता है उस पर देखना पड़ेगा। ओके, ये तो अभी भी एज इट इज है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं। हाँ, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पता है कि डाउटफुल कैटेगरी में सिक्योर्ड पे 25 है, तो उसको कहां पहुंचा दिया उसने? 100। ठीक है, ओ सॉरी 40। और बाकी सारे कैटेगरीज आपको पहले से पता है क्या है, 100। तो आपको 3 चीज याद रखनी है। क्या? एक तो सब स्टैंडर्ड 6+1 पे 25%, सब स्टैंडर्ड 6+1 अनसिक्योर्ड पे 40%, और D1 सिक्योर्ड पे 40%। ये जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है 50% है, ये सबको हम लोगों को याद नहीं रखना है ना सर? क्या चीज? ये हम लोगों को नहीं लिखना है ना, ये 15% है, 25% है, ये हम लोग करंट प्रोविजनिंग नहीं याद रखना है ना? आपको याद तो करंट ही रखना है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि 5 करोड़ का एडवांस है जिसमें एसएमए की रिपोर्टिंग नहीं है, तब ये बगल वाला याद रखना। तो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड में भी 25% है ना 6 मंथ वाले में। हाँ, ये है ये। ठीक है, मैडम कुछ पूछ रही थी, पूछिए। सर D2 का भी तो सिक्योर्ड में 100 हो गया, ये 40 है, और एक्सेलरेटेड में 100। एक्सेलरेटेड में तो ये सारी कैटेगरी 100 की है, ये पूरी कैटेगरी 100। जो सिक्योर वाला है बस उसी में बढ़ाया है उन्होंने उसी में 25 से, क्योंकि उसमें उसका रीजन है कि वो पहले से ही 100 था। जो पहले से 100 है 100 है, पहले से 100 है 100 है। इस 40 वाले को भी 100 कर दिया, 100 वाले को भी 100 कर दिया। ठीक है, तो आपको केवल 3 कैटेगरी याद रखनी है। एक सब स्टैंडर्ड 6+ वाला सिक्योर्ड वाला, ऐसे ही 6+ वाला अनसिक्योर्ड वाला, और ये वाला। ठीक है सर, जो आपने कहा सर, ऐसा तो है ना ये एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, ये अबव 50 करोड़ का लोन के बाद है नहीं, ना? अबव 50 करोड़ नहीं, 5 करोड़ एंड अबव। 5 crore and above. Oh, sorry. This current provisioning, rest of the loans it's the same, isn't 15%? हाँ, बाकी सबका सेम रहेगा। सर कोई जो लोन है जिसमें सिक्योरिटी नहीं है सर, वो एनपीए होता तो डायरेक्ट लॉस में होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, अब जैसे मान लिया आपका वो लोन है, ये पर्सनल लोन है, मान लिया पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं ले आती, और वो क्या हो गया? एनपीए हो गया। तो वो एनपीए सब स्टैंडर्ड में रहेगा, लेकिन कौन सा वाला? अनसिक्योर्ड वाला। और जो लॉस वाला जो बात है वो तब है जब उसने अपनी सिक्योरिटी को आउट कर दिया, यानी जब लोन दिया था तब तो सिक्योर था वो, और आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ में उसने अपनी सिक्योरिटी को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, और वो लेस देन 10% कैटेगरी में आ गया, तो वो इसमें होगा। अच्छा, इसमें एक लाइन और है, एक तो लेस देन 10% का क्राइटेरिया, एक है लेस देन 50% का। किसी को याद है? हाँ सर, 50% कम है। वो क्या है? मतलब 50% से कम है तो 10%, वो 10% तो सर डाउटफुल में जाएगा सर, और 10% से कम है तो लॉस में। हाँ, वो मैं लाइन देख लो एक बार जरा, कहाँ पर है वो। किसी लोन में 10% से कम है तो सीधे आ जाएगा कहाँ पे? लॉस में। बट लॉस में अगर उसका सिक्योरिटी 50% से, मतलब 10 से 50 के बीच में है, वो डाउटफुल।
कहीं बुक में लिखा हुआ ढूंढो तो। अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। हाँ एक मिनट रुको। ये देखो जो एनपीए होते हैं वो फैसिलिटी वाइज नहीं होते। बोरोवर ने 1 लोन 2 लोन 3 लोन लिए हुए हैं। एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है, एक कार लोन लिया हुआ है और एक एजुकेशन लोन हुआ। अगर उसका ये लोन एनपीए हो गया तो उसके तीनों अकाउंट एनपीए माने। एनपीए। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे। सर मैं बोल रहा था अभी जो आप पर्सनल लोन का एग्जांपल दे रहे थे सर, वो तो ऑलवेज अनसिक्योर्ड ही होता है ना। हाँ ठीक है। पर्सनल लोन हाँ तो उसमें जो प्रोविजनिंग करते हैं सर, तो उसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की बात कहाँ से आई फिर सर? वो तो ऑलवेज अनसिक्योर्ड ही होता है। नहीं तो ठीक है, पर्सनल लोन तो आप अनसिक्योर्ड वाला रेट ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो बात इसलिए आई थी कि कोई अकाउंट डायरेक्ट सब स्टैंडर्ड ना होके लॉस में कैसे जाते हैं, ये था क्वेश्चन। वो उन क्वेश्चंस के लिए था जिसमें सिक्योरिटी पहले अवेलेबल थी लेकिन आज खत्म हो गई सिक्योरिटी। ओके सर मेरा एक डाउट है, ये जो है ना असेट वाला, बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज, तो अगर मान लीजिए किसी का प्रोप्राइटरशिप में कोई अकाउंट है, किसी लिमिट है और उसका रिटेल में भी एक्सपोजर है, वो भी माना जाएगा। वो भी माना जाएगा। हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि वो पैन नंबर प्रोप्राइटर को सेम माना जाता है। हाँ हाँ प्रोप्राइटर के अकाउंट ये माने जाते हैं, उसकी पर्सनल कैपेसिटी में ही माने जाते हैं जी। अनलिमिटेड। किसी ने बताया नहीं ढूंढ के, बुक में तो नहीं, मैं जेआईबी में देखता हूँ लाइन ना। क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, बताओ। वही सिक्योरिटी 10%। 10% सिक्योरिटी जो है 10% से 50% के बीच है, तो उसके लिए क्या ये है? सर ये है एडवांसेड अंडर कंसोर्शियम अरेंजमेंट में, वो है सिक्योरिटी इसी बुक में। हाँ सर इसी बुक में ही है, सीआईबी में। पेज नंबर बताओ। 541 है सर। कौन सा? 541। 541। नहीं ये केस अलग है, ये तो कंसोर्टियम अरेंजमेंट अलग चीज है बिल्कुल। ये कंसोर्टियम का अलग बात करेंगे, ये मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। एक मिनट। अच्छा रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट में प्रोविजनिंग कैसे रहती है? जो रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट होते हैं उसकी प्रोविजनिंग कैसे रहती है, ये सामने लिखा हुआ देखो, ये जीआईबी की बुक में है। इसमें लिखा हुआ है जो ये 2% वाला जो प्रोविजन है वो टीजर लोन पर है एक तो, दूसरा रीस्ट्रक्चर एडवांस इंडिकेटेड फॉर दीज, ये रीस्ट्रक्चर वाले में लिखा हुआ है। हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड टू द टीजर 2% एंड reduced to 0.4 1 year after the rate of reset to higher। मीन्स मान लिया आपने 2 साल के लिए टीजर लोन दिया हुआ है, तो उसका जो नॉर्मल रेट लगेगा वो प्लस 1 ईयर अगर वो ओके चलता है तब वो कन्वर्ट होगा किसमें 0.4 पे। अदरवाइज पूरे 3 साल तक क्या लगेगा, 2% लगेगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट है पहले जेआईबी के बुक में था, अब आ गया है। क्या बोला हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन है उसमें 25 की जगह कितना लगेगा, 20, जो भी हम देख रहे थे ना वहां पे। चलो अभी नहीं मिल रहा मेरे को, कहीं आएगा तो देखेंगे क्योंकि अभी टॉपिक चलेगा लंबा हमारा ना। ठीक है चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर अगली क्लास 10:30 के अराउंड। सर ये पीडीएफ सारा शेयर करना सर। बिल्कुल कर देते हैं, अभी कर देते हैं। ठीक है सर इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे क्या? अरे 2 कराए, अच्छा वो एक उसका प्रोविजनिंग का करा दूंगा मैं। ठीक है हाँ सर। बाकी ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना,
ये अल्टीमेटली वहीं पे जाके यूज होती है। सर बुक का भी थ्योरी है ना, स्टडी करवा दीजिए ना। चलिए, YouTube में जो लोग देख रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में 10:30 में। YouTube वाले जो लोग हैं अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए।